हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले कुछ चैप्टर में समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट उसी में मैं आपको बताऊंगा समाजीकरण के स्तर या उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली अवस्था जो व्यक्ति की है समाजीकरण की, पहली उसकी मौखिक अवस्था। इसको जानने से पहले मैं शॉर्ट में आपको फिर बताऊंगा कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण कि सीखने की एक प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति अपने समूह के या समाज की सभी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता। उसी को जानने के लिए अब हम इसकी कुछ अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पहली, मौखिक अवस्था। ये जो व्यक्ति की अवस्था है ये उसकी जन्म की अवस्था है। इसका मतलब है जो उसके जन्म से लेकर लगभग 3 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें आपने देखा होगा कि जनरली जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता। उसे जब भूख लगती है या कोई शरीर में तकलीफ होती है तो वो केवल रोकर अपनी प्रत्येक क्रियाओं को व्यक्त करता है। इस अवस्था में पूरा देखभाल उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसकी उचित देखभाल की जाएगी। जैसे ही बच्चा परिवार में जन्म लेगा वो उससे छोटा सा बच्चा जो एक केवल हड्डी और मांस का ढांचा है, न वो अपने माता पिता, न परिवार, न समाज, वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता। तो वो छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले रोता है और जब माता पिता हैं उनको उसका इस अवस्था में पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उसे नहलाना धुलाना, उसे दूध देना, ये सारी चीज़ें, वो जब उसे भूख लगती है या पेट में दर्द होगा, कुछ भी होगा, तो वो केवल रोकर अपनी प्रत्येक क्रियाओं को व्यक्त करता है और परिवार के द्वारा उसका उचित देखभाल की जाती है। अब यहाँ माँ के शारीरिक संपर्क के अंदर वो निरंतर साथ रहने से वो माँ के संपर्क को पहचान जाता है और वो उसकी गोदी में जाते ही चुप हो जाता है। तो ये अवस्था जो व्यक्ति की पहली है वो है मौखिक अवस्था। दूसरी है उसकी शौच अवस्था। इस अवस्था में जब ये 1.5-2 वर्ष से प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष तक की जब व्यक्ति की आयु होती है, इस अवस्था को हम उसे शौच अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अब अपने आप को थोड़ा संभाले। अगर जैसे उसे टॉयलेट आई है तो उसे घर में एक स्थान दिखा दिया जाता है कि वो वहाँ जाकर ही अपनी शौच संबंधी क्रियाएं करे। घर में इधर उधर या बिस्तरे पर कहीं भी टॉयलेट नहीं करे। प्लस हाथ साफ करना, कपड़े मैले न करना, गंदगी स्थानों पर नहीं जाना, ऐसी छोटी छोटी नैतिक शिक्षाओं के द्वारा उसे स्वास्थ्य से संबंधित एक एक चीज़ का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ की व्यक्ति अपने माँ से अधिक प्यार पाता है और अपने परिवार के अंदर रहकर इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर वो सीखना शुरू करता है। उससे अच्छे और बुरे का भेद करना भी सिखाया जाएगा। उसे उसी प्रकार के खिलौने दिए जाएंगे। अगर वो लड़का है तो उसे लड़के से संबंधित खिलौने देंगे, अगर वो लड़की है तो उसे गुड़िया या उस प्रकार के खिलौने देकर उसे यौन भेद का अंतर भी सिखाया जाता है। तो ये छोटी छोटी व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं इस अवस्था में अपने परिवार के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करता है। तीसरी, इडिपल या तादात्मीकरण। ये जो व्यवस्था है ये व्यक्ति की 4 वर्ष से लेकर लगभग 12-13 वर्ष की आयु की होती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का एक प्रमुख सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लड़के और लड़की को उसके यौन भेद का अंतर सिखाया जाता है, ताकि जैसे ही वो अगर लड़का है तो वो अपने देखा होगा आपने जनरली लड़के जो हैं वो अपनी माता के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, माता के साथ आनंद प्राप्त करते हैं, और बच्चियां जो है वो पिता के ज़्यादा स्नेह रखती हैं। तो ये इडिपल की जो अवस्था है ये धीरे धीरे व्यक्ति में उसकी यौन भावना का विकास करती है। इस अवस्था में व्यक्ति लड़कों को उसके व्यवहार के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित किया जाएगा। लड़कियों को घर से संबंधित छोटे छोटे कार्यों की शिक्षा दी जाती है और व्यक्ति को खिलौने भी उसी प्रकार के दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपने समाज में रहकर, परिवार के बीच रहकर अपना लिंग भेद करना सीखता है और अपने लिंग के बारे में पूर्णतया जागरूक हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे विपरीत लिंग के प्रति रुचि बढ़ने लगती है और बच्चों को वस्त्र भी उनके लिंग के अनुसार पहनाए जाते हैं। तो बालक का माँ के या पिता का प्रति प्रेम इडिपल कॉम्प्लेक्स के रूप में पुत्र का माँ के प्रति और बेटी का पिता के प्रति प्यार नजर आने लगता है। ये अवस्था इस प्रकार चलती रहती है। चौथी है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का
वह अवस्था हो सकती है कि जिसमें व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आना शुरू होते हैं। उसके स्वभाव से चिड़चिड़ा होना, शरीर में कई प्रकार की शारीरिक विशेषताओं का बदलना, आवाज़ का भारी होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ये ऐसे कई प्रकार के वंशानुक्रमण धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं जो बच्चे के अंदर साफ नज़र आते हैं। और ये जो किशोर अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार के अतिरिक्त पड़ोस में दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्त, पड़ोसियों के दोस्त, इन सब के साथ अधिकतम समय व्यतीत करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में उसे लगता है कि अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने घर के सभी निर्णय खुद ले सकता हूँ। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को दूसरों से स्वतंत्र रखकर अकेला रहने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद आती है युवावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की नई नई भूमिकाएं निभाना उसे सीखना पड़ेगा। जैसे उसे एक पिता, पति, दामाद, एक अधिकारी और विभिन्न प्रकार की अनेक परिस्थितियां धारण करनी होंगी और अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का पालन करना होगा। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार और बाहर की समस्त प्रकार के दायित्वों को निभाना सीखता है और इस अवस्था में कई बार उसे भूमिका संघर्ष का भी पालन करना पड़ता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति उसके यहाँ बन जाती है। भूमिका संघर्ष मैंने आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति अपनी एक ही समय में अनेक प्रकार की भूमिकाओं का पालन करता है तो कई बार आपस में निरंतर टकराव की स्थिति जन्म हो जाती है। अर्थात जैसे कि मैं घर पर हूँ पिता के रूप में, पति के रूप में, और मुझे एक शिक्षक के रूप में कॉलेज की जो मेरी मुख्य भूमिका है वहाँ भी मुझे उसको निभाना है, तो कई बार कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना तो मैं को कॉलेज से छुट्टी मिलती है, ना मुझे अवकाश मिल रहा है, और घर में मैं अपने फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाता, तो मुझे वहाँ भूमिका संघर्ष का स्थिति का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ अवस्था। अब यहाँ व्यक्ति के सामाजिक दायित्व और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा, विवाह, इन सभी चीज़ों का उसके ऊपर भार पड़ेगा। माँ बाप उसके अधिकारी के रूप में उसके नए दायित्व भी उसे संभालने होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, नई नई भूमिकाओं का पालन करने में व्यक्ति को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्लस लास्ट जो आती है व्यक्ति की वृद्धावस्था, कि जिसमें व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कई प्रकार के परिवर्तन उसके हमें नज़र आने लगते हैं। वो एक दादा, परदादा, ससुर, नाना, अनेक प्रकार के नए नए पदों को ग्रहण करता है, अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का पालन करेगा। अगर वो मान लीजिए कहीं नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी से 60 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। फिर वो परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। घर के जब उसका शरीर साथ नहीं देता तो उसकी पत्नी, उसके संतान उसका पूरा देखभाल करते हैं, उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी मदद करते हैं। अगर हारी बीमारी हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना, उनके लिए दवाइयाँ लाना, वो लोग ज़्यादातर समय वृद्धावस्था में पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं, बगीचे में जाते हैं, गार्डन में जाकर अपने नए नए दोस्त बनाते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति नाते नातियों की, पोते पोतियों की देखभाल करता है, उनके अच्छे संस्कार प्रदान करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति इन अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को धारण करते हुए अनेक प्रकार की भूमिकाओं का पालन करता रहता है। ये है आपके समाजीकरण की कुछ प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। नेक्स्ट में हम आपके समाजीकरण की प्रमुख संस्थाओं के बारे में जानेंगे। थैंक यू।